नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू परिवार में। मैं शशि शावन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है बीपीएससी डिटेल्ड एनालिसिस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस के ऊपर। साथ ही साथ हम जानेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा कौन कौन विद्यार्थी दे सकता है, इसमें आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी युद्ध को जीतने से पहले युद्ध की रणनीति के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार बीपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको जान लेना बहुत आवश्यक है कि बीपीएससी का पूरा सिलेबस क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास बीपीएससी का अपना सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बिना तो आप यूं समझ लीजिए कि आप अंधेरे में तीर लगा रहे हो, और अंधेरे में तीर लगाओगे, जिसे हम लेमन टर्म में तुक्का मारना कहते हैं, ये एक अच्छी रणनीति मानी नहीं जा सकती है। तो आज की हमारी लेक्चर का विषय होने वाला है बीपीएससी का पूरा सिलेबस क्या है, साथ ही साथ कौन कौन विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले सकता है, अर्थात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस के बारे में भी बात करेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट क्या है, इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर कोई विद्यार्थी कितनी बार बीपीएससी की परीक्षा दे सकता है। उसके बाद एज लिमिट, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है, और रिजर्वेशन बेनिफिट पे भी बात करेंगे कि रिजर्वेशन का लाभ किस किस विद्यार्थी को मिलने वाला है। क्या बिहार से बाहर के विद्यार्थी जो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा के कुल कितने चरण होते हैं। बीपीएससी कुल 3 चरण की परीक्षा है। पहला चरण प्रीलिम्स है, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर जानते हैं, और यह ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे की परीक्षा होती है, यानी पूरे 150 मार्क्स की परीक्षा होती है। और जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, ये केवल नॉन सीरियस कैंडिडेट को एलिमिनेट करने के लिए है, यानी कि प्रीलिम्स की परीक्षा मेरिट के लिए ली जाने वाली परीक्षा नहीं है, बल्कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको इस प्रतियोगिता से बाहर निकालने के लिए ली जाने वाली परीक्षा है। तत्पश्चात मेंस की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, और मेंस की परीक्षा सब्जेक्टिव आधारित है। इसमें कुल 5 पेपर्स होते हैं। 5 पेपर, जैसे एक आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तीसरा पेपर एसए का पेपर होता है, और चौथा हिंदी का 5वां ऑप्शनल विषय होता है, वैकल्पिक विषय, जो भी आप चुन लो, है ना। आपको 34 विषयों में से एक वैकल्पिक विषय चुनने का मौका दिया जाता है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें मेंस का मार्क्स बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मेंस में सफलता के उपरांत इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का आयोजित किया जाता है, यानी इंटरव्यू में टोटल कितने मार्क्स होंगे, 120 मार्क्स आते हैं। और उसमें देखो, ये ना टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपके नॉलेज का टेस्ट वो मेंस एग्जामिनेशन में हो जाता है। इसमें एक तरह से आपको ये चेक किया जाता है कि आप जो करंट अफेयर, जो हालिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हो, सामाजिक समस्याएं हैं उस पर आपकी क्या राय है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपकी जो डिसीजन लेने की प्रवृत्ति कैसी रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर के पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और उसके आधार पर इंटरव्यूअर आपको मार्क्स देते हैं। 85 से 90 ठीक ठाक मार्क्स होता है, 100 तो बहुत बढ़िया मार्क्स आप कह सकते हो। और उस आधार पे, यानी आपका मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इन दोनों का अंक मिलाकर के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। लेकिन आप इस प्रक्रिया में शामिल होगे, इससे पहले कुछ योग्यता आपको पूरी करनी बहुत जरूरी है। तो बीपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देखो कि नेशनैलिटी क्या चाहिए।
यानी कि क्या भारत का विद्यार्थी ही इस परीक्षा में भाग ले सकता है या हमारे पड़ोसी राष्ट्र या विश्व के कोई भी देश का विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले सकता है। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा फिजिकल फिटनेस, जैसे आपको डीएसपी बनना है, पुलिस स्टेट पुलिस सर्विस में जाना है तो फिजिकल फिटनेस भी रिक्वायर्ड है। और एज लिमिट क्या चाहिए, इन सभी पहलुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनैलिटी के ऊपर। नेशनैलिटी तो फिक्स है साथियों, मस्ट बी इंडियन, भारतीय होना जरूरी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भारत के किसी भी राज्य, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी में निवास करने वाला व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। परंतु ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर कोई दूसरा राज्य का विद्यार्थी बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, यानी उसको कोटा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, उसके लिए वही सारे मानक लागू होंगे जो बिहार के जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट पर अप्लाई होता है। ये बात बिल्कुल याद रखना चाहिए। यानी कि अगर आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य से आते हो तो आप बिहार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने का अधिकार नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बीपीएससी की परीक्षा में भाग ले सकते हो। शर्त यह है कि आपको बिहार में जनरल कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। आप अपने राज्य में आरक्षित वर्ग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिहार में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को प्रदान किया जाएगा, बाहर के लोगों को कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी बाहर के राज्य का विद्यार्थी बिहार में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के तौर पर माना जाएगा। अगला शर्त है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और सिंपली ये लिखता है अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। आप आर्ट्स में स्नातक किए हो, या तो आपने कॉमर्स में किया है या आपने साइंस में किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तो आप योग्य हो। या एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई और भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, बीटेक की डिग्री हो तो एमबीबीएस की डिग्री हो, तो आप कंसिडर कर लिए जाओगे किसमें, ग्रेजुएट के तौर पर माना जाएगा और आप बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हो। तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता, कोई विद्यार्थी पीएचडी करके रखा होगा, कोई विद्यार्थी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा, कोई विद्यार्थी सामान्य तौर पर केवल ग्रेजुएट हुआ होगा, तो वो सभी इस परीक्षा में शामिल होने के हकदार हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई पीएचडी कैंडिडेट होगा तो क्या सर, क्या उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे, नहीं, उसके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह जनरलाइज्ड सर्विस की परीक्षा है, स्पेसिफिक सर्विस की परीक्षा नहीं है जहां आपके स्पेसिफिक डिग्री को कुछ अलग बेनिफिट प्राप्त होंगे। यह बात याद रखनी है। तीसरा मानदंड है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, यानी फॉर्म भरने हेतु सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। जैसे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको पता होगा कि आपको ग्रेजुएट होना है, लेकिन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहला 10th क्लास की सर्टिफिकेट चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट भी चाहिए, 12th क्लास का सर्टिफिकेट और 12th क्लास का मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट।
अगर आपके पास प्रोविजनल है तो कोशिश ये करें कि इंटरव्यू यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आने के पहले, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में सफल होते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण आते आते आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होने चाहिए। आपको मांग की जा सकती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बिहार में आरक्षण का बेनिफिट लेना चाहते हो, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हो या तो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपको प्रमाणित करना होगा कि आप बिहार के निवासी हो। उसके बाद SC ST में आते हो तो अगर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट देना होगा। OBC आरक्षण वर्ग में आते हो तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तब फिर तो आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पर माना जाएगा, तब आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप EWS में आते हो। भारत में आरक्षण का एक नया वर्ग EWS लाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में से 10% को आरक्षण का लाभ दिया जाता है जो EWS में आते हैं। और ये किस ग्राउंड पर तय किया गया है? इकोनॉमिक ग्राउंड पर तय किया गया, आर्थिक आधार पर EWS की क्राइटेरिया को फिक्स किया गया है। तो अगर आप EWS का लाभ उठाना चाहते हो तब आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप विकलांगता के लिए आरक्षण चाहते हो, विकलांगता के आधार पर जो लाभ प्राप्त होता है PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो PWD सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्या है? तो वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी डिग्री हो सकता है। अगला मानदंड है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप DSP जैसे पदों के लिए जाना चाहते हो तो यहां पे रिक्वायर्ड है बिहार पुलिस सर्विस के लिए मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? अगर आप सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी और मेल हो, यानी कि जनरल कैटेगरी मेल हो, तब 5 फुट 5 इंच होना जरूरी है। 5 फीट 5 इंच होना जरूरी है। अगर विमेन कैंडिडेट है तो किसी भी कैटेगरी का विमेन कैंडिडेट हो, 5 फीट 2 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। और अगर SC ST का कैंडिडेट है तो 5 फीट 3 इंच चाहिए। यह फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है। इसके लिए बिहार पुलिस सर्विस के लिए जनरल कैटेगरी मेल के लिए कितना है? 5 फीट 5 इंच। विमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी 5 फीट 2 इंच। और SC ST 5 फीट 3 इंच के लिए SC ST में। यह आपको ध्यान रखना है। अब चेस्ट की बात आती है। चेस्ट यानी कि क्या चाहिए? तो जनरल कैंडिडेट मेल 32 इंचेज होनी चाहिए जो आपकी चेस्ट की साइज है, और SC ST मेल का 31 इंचेज होना चाहिए। यानी कि फीमेल के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, क्योंकि ये एक तरह से उनकी डिग्निटी का वायलेशन होता, तो इसीलिए केवल मेल के लिए रखा गया है। जनरल कैटेगरी मेल 32 इंचेज और SC ST मेल 31 इंचेज, ये चेस्ट की साइज आपकी होनी चाहिए। अगला मानदंड है कि आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? क्या आरक्षण का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी उठा सकता है? नहीं। आप यहां पढ़िए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। बिहार का मूल निवासी यानी कि बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है। देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नागरिकता और निवास के बीच अंतर होता है, यानी सिटीजनशिप और डोमिसाइल के बीच डिफरेंस होता है। भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है, सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजन को अपनाया गया है। तो भारत में जो सिटीजनशिप है वो तो केवल भारतीय होगा, इंडियन सिटीजनशिप आपको होगा। जो 28 राज्य हैं और जो भी स्टेट्स हैं, जो यूटीज हैं, वहां आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाता है, निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे यह सत्यापित होता है कि आप कहां के निवासी हो। तो बिहार की सेवा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पहली शर्त है कि बिहार का मूल निवासी हो। दूसरा है, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण श्रेणी का उल्लेख करना होगा।
कि आप किस आरक्षण श्रेणी में आते हो। आप एससी एसटी में का लाभ लेना चाहते हो, या तो फिर आप ओबीसी का लाभ लेना चाहते हो, आप ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हो। आपको मेंशन करना होगा जब आप आवेदन करते हो, यानी आवेदन करने वक्त ये सारी बातें आपको मेंशन करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी एससी एसटी है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। एससी एसटी के कैटेगरी के उम्मीदवारों को एक तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से यह तय होगा कि वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। और दूसरा डोमिसाइल सबमिट करना होगा, अधिवास सबमिट करना होगा। ये दो चीजें, एक कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तीसरा है कि जो ओबीसी वर्ग के लिए, ध्यान रखना ओबीसी वर्ग को क्या चाहिए। अगर हम बात करें कि ओबीसी वर्ग के लिए क्या क्या हमें सर्टिफिकेट लगेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब हम बात करते हैं ओबीसी वर्ग की, तो एक तो चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। पहला तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, दूसरा डोमिसाइल देना पड़ेगा, और तीसरा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देते हो तो स्वाभाविक है कि वो ओबीसी ग्राउंड पर बनाया जाता है, तो आपको अलग से कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आरक्षण का लाभ लेने की शर्तें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार से बाहर के विद्यार्थियों को समान श्रेणी के अंतर्गत समझा जाएगा, अतः उन्हें आरक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, उन्हें रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी फॉर्म तो बिहार के बाहर वाले भी विद्यार्थी भर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, और उनको वे सभी शर्तें पूरी करनी होगी जो बिहार के जनरल कैटेगरी को पूरा करना होता है। जनरल कैटेगरी मेल को जो शर्तें पूरी करनी पड़ती है, तो वही शर्तें बिहार के बाहर के छात्र जो मेल हैं उनको पूरा करना होगा, और बिहार के जो जनरल कैटेगरी फीमेल को पूरा करना होता है, वही बाहर के राज्य के फीमेल कैंडिडेट को शर्तें पूरी करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि बीपीएससी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20, 21 एंड 22 ईयर्स है। ज्यादातर सेवाओं के लिए 21 ईयर्स है, लेकिन कुछ सेवाओं के लिए आपको 21 भी चाहिए और कुछ सेवाओं के लिए आपको 22 भी चाहिए। तो अलग अलग सेवाओं के लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग तय किया गया है। और मैक्सिमम एज कितना है? मैक्सिमम एज है 37। यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्या लागू होगा? जनरल कैटेगरी वालों के लिए 37 लागू होगा, 37 लागू होगा। ये मैक्सिमम है उनके लिए। यानी कि समान श्रेणी का उम्मीदवार जो बिहार से बिलोंग करता हो या किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करता हो, वो आयु की अधिकतम 37 वर्ष तक ही बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन दूसरे कैटेगरी वालों को आयु में कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे आप यहां देखोगे, जनरल कैटेगरी फीमेल को 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि पुरुष कितना साल तक फॉर्म भर सकता? 37 साल तक। और महिला कितने साल तक भर सकती है? 40 साल तक भर सकती है। यहां भी महिलाओं को एज मिला है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज कह सकते हो। उसके बाद आप देखो यहां पे बीसी, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एससी एसटी मेल हो या फीमेल हो, 42 ईयर्स तक। यानी कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, मेल या फीमेल, तो 40 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी फीमेल हो तो मैक्सिमम 40 ईयर्स, और जनरल कैटेगरी मेल हो तो 37 ईयर्स। ये आपकी एज लिमिट होगी। अब आप देखो, अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग आयु लिमिट तय किया गया है। जैसे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 20 ईयर्स एज है इसके लिए। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए कितना है? 20 ईयर्स ऑफ एज रिक्वायर्ड देखने को मिलता है। फिर आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमांडर 20 ईयर्स, प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज इंस्पेक्टर 22 ईयर्स, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, कॉमर्स टैक्स डिपार्टमेंट अंडर इलेक्शन ऑफिसर 22 ईयर्स, डिपार्टमेंट अंडर इलेक्शन ऑफिसर्स 22 ईयर्स,
प्लानिंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट 22 ईयर्स, ऑफिसर्स शुगर केन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 22 ईयर्स, और बाकी जितने भी बच गए जो भी सेवा बिहार में और भी है उनमें 21 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम एज है, और मैक्सिमम कितना है जनरल वालों के लिए 37, ओबीसी वालों के लिए 40 ईयर्स, जनरल फीमेल के लिए 40 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स देखने को मिलता है। तो ये एज क्राइटेरिया अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तय किया गया, और ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि किस सर्विस के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, और मिनिमम एज सबके लिए एक जैसा है, मिनिमम एज में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले बहुत कम उम्र से ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और ओबीसी वाले थोड़ा अधिक उम्र से शामिल होंगे, या ओबीसी वाले कम उम्र से शामिल हो सकते हैं, जनरल वाले अधिक उम्र में होंगे, ऐसा नहीं। मिनिमम एज सब पर समान रूप से लागू होता है। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वालों को। तो ये तो बात हुई मानदंड की, ये तो बात क्या हुआ, मानदंड की बात हुआ। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो लिमिटेड नहीं है, आप जितनी बार मर्जी उतनी बार दे सकते हो, बस एज लिमिट है, अटेम्प्ट नहीं है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे, तो यूपीएससी में जनरली जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं आप देखोगे कि रिजर्वेशन के आधार पर ओबीसी को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, इसी प्रकार से एससी एसटी वालों पर एज क्राइटेरिया अप्लाइड होता है। लेकिन यहां पे सारे कैंडिडेट पर एज क्राइटेरिया ही अप्लाइड होता है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं किया गया है, यानी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स, प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हां, आपको देखोगे कि अगर सरकारी कर्मचारी है और जो कम से कम 3 वर्षों से लगातार सेवा में है, यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और लास्ट 3 ईयर से वो सर्व कर रहा है गवर्नमेंट को, तो उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाइड होता है। पहला कंडीशन अप्लाइड होता है कि उसकी प्रयासों की संख्या फिक्स कर दिया गया है 3, यानी मैक्सिमम वो कितना दे सकता है, 3 अटेम्प्ट ही ले सकता है। सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट ऑफिसर केवल 3 अटेम्प्ट ले सकता। दूसरा, ऊपरी आयु सीमा में छूट, ऊपरी आयु सीमा में छूट कितना मिलेगा, तो 5 वर्ष, ऊपरी आयु सीमा में छूट 5 वर्ष आपको दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। अब कोई बोलेगा कि सर मैं पहले से ही 5 अटेम्प्ट ले चुकी थी या ले चुका था और अब मैं सेवा में शामिल हुआ हूं, तो क्या मुझ पर भी ये लागू होगा? हां, जब से आप सेवा में लागू हुए हो तब से ये शर्त लागू होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप 4-5 अटेम्प्ट ले चुके होंगे, उसके बाद आपने सेवा ज्वाइन किया, उसके बाद आपको एक भी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें चेंजेज है। ठीक है, उसके बाद आता है विकलांग व्यक्ति। विकलांग व्यक्ति को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। विकलांग व्यक्ति को, पीडब्ल्यूडी को, पर्सन विथ डिसेबिलिटी को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक है तो जो 53 वर्ष से अधिक आयु के नहीं है, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया गया। तो यानी कि यह क्राइटेरिया भी अलग अलग तौर तरीकों पर लागू किया गया है। ये जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से लागू किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब आता है कि बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। बीपीएससी 3 स्टेजेज का एग्जामिनेशन है। पहला पड़ाव प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्राथमिक परीक्षा। दूसरा पड़ाव मेंस और तीसरा इंटरव्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आप यहां देखोगे कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू मिलता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मिलेगा, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलता है, यानी कि 150 क्वेश्चन मींस 150 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन का कितना मार्क हुआ, 1। हां, यहां पे एक बात और है, निगेटिव मार्किंग भी है। पहले निगेटिव मार्किंग लागू नहीं था, पिछले 2 परीक्षाओं से निगेटिव मार्किंग को भी लागू कर दिया है, यानी कि अब निगेटिव मार्किंग भी लागू होता है। 68वीं परीक्षा से निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दिया। जब पहली बार नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया बीपीएससी ने, तो
उस समय निगेटिव मार्किंग 1/4 था, यानी 0.25 था। अब इसे बढ़ा दिया गया है, 69वीं से 1/3 लागू हुआ, 0.33 लागू हुआ। यानी अगर आप 3 गलत क्वेश्चन करते हो, 3 क्वेश्चन गलत करते हो, तो एक सही क्वेश्चन के बराबर मार्क क्या होंगे, आपके भी चले जाएंगे। तो जो पहले के समय में तुक्का वाली बात चलती थी, तुक्केबाजी जिसको कहते हैं, तुक्केबाजी की समस्या है। और इतना ही समस्या नहीं है, कुछ और बातें ध्यान रखना है। पहले 5 ऑप्शन का पैटर्न था, ए बी सी डी और ई। अब वो 5 ऑप्शन वाला पैटर्न समाप्त कर दिया है, 4 ऑप्शन लागू कर दिया। तो आपको क्वेश्चन पेपर में कितना मिलेगा, 4 ऑप्शन वेस्ट एमसीक्यू मिलेगा। अभी भी टीचर भर्ती की परीक्षा में जो बिहार में आयोजित हो रही है उसमें 5 ऑप्शन है, लेकिन बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है उसमें 4 ऑप्शन अलाउड कर दिया गया है, 5 ऑप्शन वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आप देख सकते हो यहां पे 150 मार्क्स और ये एमसीक्यू होंगे। टोटल परीक्षा का जो आवर डिसाइडेड है वो 2 घंटे होता है, 2 आवर्स होता है। बीपीएससी की परीक्षा में पहले से आपको सेंटर चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता है। यूपीएससी मौका आपको देती है कि आप मनपसंद शहर को अपना सेंटर के तौर पर चुन सकते हो, शहर चुन सकते हो, सेंटर नहीं चुन सकते। लेकिन बीपीएससी में आपको मनपसंद शहर भी चुनने का मौका नहीं मिलता है। आयोग जब एडमिट कार्ड रिलीज करेगी तब आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहां है। इसलिए आप देखोगे कि उत्तर बिहार वाले विद्यार्थी को दक्षिण बिहार का दर्शन करवाता है और दक्षिण बिहार के विद्यार्थी को उत्तर बिहार का दर्शन करवाता है। अच्छी बात है, सिविल सेवा में जाने से पहले बिहार राज्य का दर्शन हो जाता है तो बढ़िया बात है ना, क्योंकि आपको तो बिहार में ही सर्व करना है, तो बिहार के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बीपीएससी के परीक्षा में एक बिहार स्पेशल का पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया है, जिसमें बिहार से जुड़े मामलों पर, पहलुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार की परीक्षा में शामिल होना है, बिहार के लोगों को सेवा देना है, तो बिहार के बारे में तो जानना ही चाहिए, तभी तो बात बनेगी। सवाल के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से डिसाइड किए गए हैं, तो एक तो है जनरल साइंस। और आप गौर करोगे कि जनरल साइंस की भूमिका बहुत ज्यादा है, 30 क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाते हैं। देखो, और इसमें क्या क्या होगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप पूछोगे कि सर सबसे ज्यादा किसको वेटेज मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को। साथियों ये तय नहीं है। लगातार बीपीएससी ने बायोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन वो चेंज भी हुई और उसने फिजिक्स केमिस्ट्री को भी रेफरेंस दिया, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया। इसलिए बीपीएससी की प्रायोरिटीज बदलती रहती है। आपको ये पूरा जनरल साइंस प्रिपेयर करना है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है, अब वो साइंस एंड टेक भी पूछ रहा है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, लेकिन वो पूछ रहा है। पिछली 69वीं की परीक्षा में लगभग 5 से 6 प्रश्न साइंस एंड टेक से पूछे गए, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। उसके बाद करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, हालांकि 25 से 30 का वेटेज रहता है, कभी कभी ये वेटेज बढ़ा भी है, लेकिन यूजुअली आपको 30 से 32 का आंकड़ा लेके तो चलना ही चाहिए, 32 क्वेश्चंस का आंकड़ा लेकर चलना चाहिए। ये लगभग आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हाँ, मैं एक बात विद्यार्थियों को जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो होते हैं, खेल वाला टॉपिक होता है करंट अफेयर में, इसे आप अगर स्किप भी कर देते हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं खेल से और उसके लिए कितने सारे आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी खेलिए, जो स्पोर्ट्स एंड गेम वाला चैप्टर है इसको स्किप कर दीजिए, तो एक ही क्वेश्चन छूटेगा ना। लेकिन एक क्वेश्चंस को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने लगोगे तो बाकी क्वेश्चंस की तैयारी आपकी कमजोर पड़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाला को स्किप करके आगे बढ़िए। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है गेम्स वगैरह में तो आप पढ़िए, नहीं इंटरेस्ट है तो स्किप करके आगे बढ़िए। बीपीएससी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस विषय की रही है और जो आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट तय करता है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में केवल इंडियन हिस्ट्री नहीं, बिहार की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंस है।
और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 35 से 37 सवाल तक बनता है। 35 टू 37 क्वेश्चन बनता है, यानी कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंस हिस्ट्री विषय को दिया जाता है, इसलिए हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद सिलेबस है इंडियन पॉलिटी। पिछले कई वर्षों में पॉलिटी को वो सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। हालांकि 69वीं बीपीएससी में पॉलिटी को सम्मान मिलता देखा गया और 17 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए, 17 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब है कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ा है और मेरा यह मानना है कि पॉलिटी से 25 प्रश्न तक तो पूछे जाने चाहिए। हालांकि अब तक आयोग ऐसा पूछता नहीं रहा है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आयोग को पॉलिटी पे थोड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि सेवा में आने के बाद जो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है वो इंडियन पॉलिटी की आवश्यकता पड़ती है विद्यार्थियों को। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आप गौर करोगे तो 10 से 12 सवाल यहां से आपको मिलते हैं। 10 टू 12 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यहां से आप 15 टू 18 क्वेश्चंस का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक एवरेज है। ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी से बजट इकोनॉमिक सर्वे को मिला लूं तब 10 से 15 क्वेश्चंस आप रख सकते हो, अगर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह मिला लिया जाए तो। बिहार जीके अगर हम ऊपर सब जगह शामिल कर लिए हैं तो बिहार जीके से आप 20 क्वेश्चंस लगा लो, 20 से 22 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चंस जो आपको पूछेगा वो मेंटल एबिलिटी से पूछेगा, और इसमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना। लगभग 7 से 8 चैप्टर्स हैं, वो 7 से 8 चैप्टर प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ लेना चाहिए जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो है ना ये 10 मार्क्स दिलवाते हैं। और अगर आप मैथ बहुत अच्छे से कर ले जाते हो तो दूसरे विद्यार्थियों से आपको बढ़त मिल जाती है, एक्स्ट्रा एज मिलता है। और प्रीलिम्स में तो एक एक मार्क्स मैटर करता है। एक अंक आपका कम आएगा तो आपका रोल नंबर रिजल्ट की लिस्ट से बाहर चला जाएगा, एक नंबर ज्यादा आएगा तो रिजल्ट में आपका रोल नंबर शामिल हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 150 नंबर की परीक्षा होती है तो 150 में आपको 150 लाना है, नहीं। यूजुअली आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंक को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। यानी आगे जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा फाइनल रिजल्ट के लिए, वो मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा, इन दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया जाता है। प्रीलिम्स की परीक्षा केवल और केवल एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। नॉन सीरियस कैंडिडेट को कंपटीशन से बाहर करने के लिए प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। आप देखो ना, लगभग 3 से 4 लाख विद्यार्थी प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल होते हैं। सफल कितना विद्यार्थी होता? सफल होता है 10,000 विद्यार्थी। 10 से 12,000 का रिजल्ट बीपीएससी देता है, उतने ही बच्चे मेंस की परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसमें से लगभग जितने पोस्ट होते हैं उसका 6 टाइम्स विद्यार्थी को ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है। अगर 1000 पोस्ट है तो 6000 बच्चों को सिलेक्ट करेगा, लगभग इसी प्रकार का रेशियो चलता है। या 1/3, 1/6 नहीं, 1/3 देखने को मिलता है। यानी कि अगर एक पोस्ट है तो 3 विद्यार्थी को मेंस में सिलेक्ट करेगा और फिर 2 एलिमिनेट हो जाएंगे कहां पे? इंटरव्यू में। तो ये पूरी पैटर्न अपनाई जाती है। जैसे इस बार का जो रिजल्ट आया, 69वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया, उसमें 1005 रिजल्ट हुआ है, पोस्ट लगभग 300-400 था। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि 1/3 या 1/4 का रेशियो लेकर आयोग चलता है। तो आपको ये विषय याद रखने हैं और इन सब की तैयारी आपको स्ट्रैटेजी बनाकर करनी है। विषयों की स्ट्रैटेजी हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस की परीक्षा 5 पेपर की परीक्षा होती है, टोटल पेपर 5 होते हैं। लेकिन देखो यहां ध्यान रखना, पेपर 5 होता है, लेकिन जो आपका मेरिट तैयार होगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, वो केवल 3 पेपर के अंक के आधार पर आएगा। और वो 3 पेपर कौन कौन है? तो पहला जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और एसए पेपर। ये एसए पेपर 68वीं बीपीएससी से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां ये 3 पर आपसे मेरिट बनेगा। यानी कि जनरल हिंदी ये क्वालिफाइंग है, केवल 30% अंक लाना जरूरी है, केवल 30% अंक लाना जरूरी है आपको जनरल हिंदी पास करने के लिए। बहुत आसान होता है पास करने के लिए, इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूसरा है ऑप्शनल पेपर, ये भी क्वालिफाइंग है। पहले ऑप्शनल पेपर का अंक शामिल होता था आपके मेंस परीक्षा में और उसके आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार होता था, जो मेंस का रिजल्ट तैयार होता था। लेकिन अब ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया है
और ये केवल 100 मार्क्स का होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। देखो ये भी ध्यान रखना कि जो आपको ऑप्शनल पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड होगा और वो भी 100 मार्क्स का होता है। कितना? केवल ये 100 मार्क्स का होता है। जनरल हिंदी भी 100 मार्क्स का ही है, जनरल हिंदी भी कितना है? 100 मार्क्स का ही देखने को मिलता है। तो टोटल आपका जो रिजल्ट तैयार होगा कितने पे? 900 मार्क्स पर तैयार होगा। 300 जनरल स्टडीज पेपर 1, 300 जनरल स्टडीज पेपर 2 और एसए का 300, टोटल कितने हुए? 900 मार्क्स पर आपका रिजल्ट तैयार होता है। यानी कि जनरल हिंदी और ऑप्शनल ये दोनों क्वालिफाइंग है। जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसमें आपको लिखना पड़ता है, और सब्जेक्टिव होगा, जबकि जो आपका ऑप्शनल होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होगा। तो ये आपको 5 पेपर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षा का कुल अंक 1100 है, लेकिन रिजल्ट कितने पे तैयार होगा? 900 अंक के आधार पर तैयार होगा। और कितने ऑप्शनल हैं? तो टोटल 34 ऑप्शनल है, इसमें से विद्यार्थी कोई एक ऑप्शनल चुन सकता है, अपना मनपसंद ऑप्शनल। कैसे ऑप्शनल चूज करना चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन बीपीएससी अब सिविल सर्विस की परीक्षा के साथ साथ 3 और परीक्षाएं आयोजित करता है, 3 और पदों के लिए। पहले इन सभी पदों के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थी, अब एक ही साथ करा ली जाती है, यानी प्रीलिम्स सबका एक साथ होता है, मेंस थोड़ा अलग अलग है। जैसे अगर आप सीडीपीओ के लिए मेंस में अपियर होना चाहते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, तो यहां जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। जनरल हिंदी जो कि 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग इन नेचर है। जनरल स्टडीज पेपर 1 ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आपका सिविल सर्विस में होता है, बीपीएससी के सिविल सर्विस में। जनरल स्टडीज 2 उसका भी सिलेबस बिल्कुल एज इट इज होगा। ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग होगा, लेकिन ऑप्शनल पेपर जो है इसमें देखो ध्यान रखना है, वहां पे 34 ऑप्शनल दिए गए, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आप गौर करोगे, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये 4 ऑप्शनल का ही मौका मिलेगा। इन 4 में से कोई एक आप अपने ऑप्शनल विषय के तौर पर चूज कर सकते हो। क्वालिफाइंग होगा और ये 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने? 300 मार्क्स का आएगा। जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, मेंस का रिजल्ट। तीसरा है कि अगर आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो यहां भी जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है 100 मार्क्स का। जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 ये बिल्कुल 300 मार्क्स का होगा, 3-3 घंटे की परीक्षा होगी। ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग होगा, और यहां पे ऑप्शनल क्या क्या चूज कर सकते हो? तो या तो आप कॉमर्स रख लो, या तो इकोनॉमिक्स रख लो, या तो मैथमेटिक्स रख लो, या तो स्टैटिस्टिक्स रख लो। इन 4 का ही मौका मिलेगा आपको। और चौथा है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टेक्नीशियन, एक तो डीएसपी का है और एक है टेक्नीशियन वाला। तो यहां भी जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है सभी बाकी तीनों की तरह। यहां भी जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 होगा, एज यूजुअल सेम है। अंतर है ऑप्शनल पेपर में, और ऑप्शनल पेपर भी क्वालिफाइंग होगा, 300 मार्क्स का होगा। बट डिफरेंट ये है कि आपको आपके पास इस सेवा में की परीक्षा में भाग लेने के लिए बीटेक डिग्री होना चाहिए। आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? बीटेक डिग्री होनी चाहिए इन वन ऑफ द सब्जेक्ट में। और आपको ये सारे ऑप्शनल पेपर का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्शनल का आपको मौका मिलेगा। तो अब बीपीएससी सिविल सर्विस के साथ साथ बाकी 3 और पदों के लिए प्रीलिम्स की परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जाती है, लेकिन मेंस की परीक्षा अलग अलग आयोजित कराई जाएगी। अब सिलेबस क्या है? जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है? जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिफाइंड सिलेबस है। यूं कहूं कि बहुत ज्यादा आसान भी है, यूं कहूं कि ये बहुत ज्यादा आसान भी है। आसान में क्यों कह रहा हूं, आप देखो,
सबसे पहला इंडियन कल्चर और फिक्स है, इसमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पटना कलम पेंटिंग एंड मधुबनी पेंटिंग। ये 4 आपको पढ़ना है और इन चारों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इन 4 टॉपिक से आपको घुमा फिरा के प्रश्न अलग अलग बार एग्जामिनर बना रहा है, फिक्स है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आ जाएगा। दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का भी सिलेबस फिक्स है। कुछ आंदोलन है जैसे चंपारण सत्याग्रह, होम रूल लीग मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, 1857 रिवोल्ट एंड रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह, ट्राइबल रिवोल्ट एंड द नेचर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 मॉडर्न हिस्ट्री आएगा और इसमें से एक और जोड़ दिया है जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे इंडियन कल्चर में आप एक पार्ट और जोड़ सकते हो आइडियोलॉजी, एक और टॉपिक्स आता है आइडियोलॉजी, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइडियोलॉजी से। और आइडियोलॉजी में जैसे गांधीयन आइडियोलॉजी क्या है, इसके अलावा नेहरू की आइडियोलॉजी क्या है, जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ना है, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद एक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डायग्राम एंड ग्राफ्स, ये 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बहुत आसान होता है, अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लिए, लिखने की शैली डेवलप कर लिया, तो फिर ये 72 में 72 मार्क्स आप ला सकते हो। और इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर ले जाने की भी इजाजत होती है। तो आंकड़े आपको पेन पेपर पर नहीं सोल्व करने, कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो, अच्छा मौका मिल जाता है। उसके बाद एक और जो टॉपिक्स आता है वो होता है आपका करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट, यानी एक तो करंट अफेयर से सवाल इसमें आ जाएंगे और दूसरा आईआर टॉपिक से पूछा जाएगा। 2 सवाल तो आपको आईआर से पूछेगा, वैसे एक ही पूछता है, एक इंडियन नेशनल इवेंट को जोड़ करके पूछता है और 2 करंट अफेयर से। तो 4 इधर से आ जाएंगे, 4 इधर से और 2 इधर से, तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। जीएस पेपर 2 का इंडियन पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर रोल प्ले करता है इंडियन पॉलिटी। डायनेमिक पेपर है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो तो स्टैटिक होगा और बाकी 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा डायनेमिज्म आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के तौर पर मान सकते हो, जैसे रिसोर्स, एनर्जी, लैंड रिफॉर्म्स, इन सभी मुद्दों पर प्रश्न बनते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले केवल मेंस में साइंस एंड टेक का बहुत ज्यादा भूमिका था, अब प्रीलिम्स में भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको साइंस एंड टेक पे तो खूब फोकस करना है। तो ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है। उसके बाद आता है तीसरा पेपर एसे। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको सिलेक्शन का मार्ग तय कर देगा। प्रत्येक विद्यार्थी की लिखने की जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इसकी तैयारी तो बेहतर तौर पर आपको क्लास में हो जाएगी, लेकिन एसे की तैयारी क्लास में तो हो जाएगी, क्लास में आपको लिखना सिखाया जाएगा। टॉपिक तो फिक्स है नहीं, टॉपिक तो एग्जामिनर तय करेगा, पहली बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसमें भी कैसा है, 3 टाइप्स के ऐसे पूछे जाते हैं। एक टॉपिक वेस्ट पूछे जाएगा जो आसान होता है, किसी भी टॉपिक को उठा करके जो करंट अफेयर में चर्चा में है वहां से एक क्वेश्चन बना देगा ऐसे का। एक इथिकल आएगा, जैसे गांधी जी की कहावतें आपने सुना होगा, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं वह बदलाव स्वयं में लेकर आइए। इस प्रकार के जिसको इथिकल या फिलोसफिकल ऐसे कहते हैं वो पूछा जाएगा। फिलोसफिकल कह दो ज्यादा अच्छा होगा, फिलोसफिकल ऐसे। और तीसरा है बिहारी प्रोवर्ब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विद्यार्थियों को खूब परेशान करता है। पीछे नाथ ना आगे पगहा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। बिन भाषा के
बोली हो सकेला, बिन बोली के भाषा हो सकेला, कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी सारी चीजें हैं। उसके बाद ऑप्शनल, ये तो क्वालिफाइंग है, जो भी आप चूज करोगे क्वालिफाइंग होगा और ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू टाइप होगा और केवल आपको पास करना है। हिंदी क्वालिफाइंग है, 30% लाना है, उसका भी सिलेबस फिक्स है। एक आपको ऐसे पूछा जाएगा, आसान होता है, कोई भी विद्यार्थी लिख देगा, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। सिंटेक्स पूछेगा, समराइजेशन संक्षेपण पूछेगा, जैसे नहीं आप लोग बचपन में एक बड़ा सा पैसेज को छोटा करके ठोक बजा करके छोटा लिखने की कोशिश करते थे वैसा पूछेगा। कुछ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जिसको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, तत्सम तद्भव, इस तरह के कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो हिंदी व्याकरण में आप पढ़ते थे। तो ये आसान पेपर होता है। अगर पिछले 2-4 वर्ष के प्रश्न को भी आप सोल्व करके चले जाओगे तब भी हिंदी वाला पेपर पास कर जाओगे, दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसके बाद आता है बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का लैंग्वेज क्या होगा। देखो, बिहार आपको 3 लैंग्वेज में पेपर लिखने की इजाजत देता है, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी, जो भी आप चूज करो, जो भी आप चूज करो, क्योंकि हिंदी बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है, उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है, लेकिन ज्यादातर जो काम है वो किसमें किए जाते हैं, अंग्रेजी में, क्योंकि ये आधिकारिक भाषा महत्व है। ऐसे तो ये आधिकारिक भाषा है नहीं अंग्रेजी, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। तो आप जो भी चूज करोगे पेपर में कि किस भाषा में आप लिखना चाहते हो, उस भाषा में आप लिख सकते हो। जनरली आपको यही प्रेफरेंस मिलेगा, हिंदी अंग्रेजी वाला। ऐसा नहीं है कि मान लो कि सर मैंने चूज तो कर लिया है हिंदी, क्या अंग्रेजी में लिखकर आ सकता हूं, आ सकती हूं? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। सर मैंने चूज तो किया अंग्रेजी, दोस्त ने कहा तो चूज कर लिया, लेकिन मुझे तो अंग्रेजी में स्टेटमेंट बनाना आता नहीं है, हिंदी में लिखना चाहता हूं या चाहती हूं, अब क्या करूं? तो अब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जब फॉर्म फिलअप करो, इन सारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। यानी फॉर्म भरते समय जो भी जानकारियां, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाती हैं, वो जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर जानकारी को भरना है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय 1 साल पीछे कर सकता है आपको, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, बहुत आराम से फिलअप करना है। इंटरव्यू 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे और इंटरव्यू एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। सामान्य ज्ञान, आप देश दुनिया की क्या समझ रखते हो, उस पर क्या राय रखते हो, व्यक्तिगत गुण क्या है, आपके हॉबी या आपके जो जीवन के कुछ जुड़ाव हैं उनसे जोड़ करके प्रश्न पूछ लेगा, और पद से संबंधित कौशल का मूल्यांकन कर लेगा। कुछ इसी प्रकार से, जैसे मान लो कि आपका ऑप्शनल क्या रहा है, हो सकता है कि इंटरव्यूअर कुछ वहां से भी सवाल पूछ ले। जनरली नहीं है कि ये फिक्स नहीं है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, पूछ सकता है, वैसी बात निकल गई, हो सकता है कि वहां वैसा कुछ इन्वायरमेंट बन जाए और वहां से सवाल आपसे पूछ ले। आपकी हॉबी से भी सवाल रिलेट करके पूछा जा सकता है, या तो जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल करोगे, जब आप मेंस के लिए अप्लाई करोगे तो डैफ भरोगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस रखा है उसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इसके लिए तैयार करना होगा। और जब आप मेंस पास करते हो तो जो मॉक इंटरव्यू की तैयारी करते हो, बीपीएससी वाला भी आपको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाती है टॉप पैनलिस्ट के द्वारा, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो आप उस पैनल के साथ जुड़ करके आप इस मॉक इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप 2 पड़ाव पार करते हो तो तीसरा पड़ाव तो आप पार कर सकते हो। समझ बूझ रखने की आवश्यकता है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करने की आवश्यकता है। ये तो बात हुई सिलेबस और एलिजिबिलिटी की। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें, कितना घंटा पढ़ना होगा? ये सवाल मैंने देखा है, चाहे ऑफलाइन का विद्यार्थी हो या ऑनलाइन का विद्यार्थी हो, ये सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है, सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए? देखो, यूजुअली जो आपको पढ़ना चाहिए, जब आप तैयारी शुरू किए हो, आप बिगिनर हो, तो आपको मिनिमम 6 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मिनिमम 6 घंटे। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाए, जैसे 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो क्या तब भी 6 घंटे वाले ही पैटर्न को फॉलो करना है? तो मेरा मानना है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपके पास समय है, तो आप 10 से 12 घंटे खर्च करो
और जो विद्यार्थी जॉब कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम से पहले 15 दिन तो आप छुट्टी ले ही लो और 15 दिन तो अपने आप को डिवोट कर दो पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी छुट्टियां बची हैं तो आप 20-25 दिन की भी छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी ले लो। ये नहीं है कि जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ पढ़ रहे हैं और आखिरी समय में भी यही कुछ रखा बना करके, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मिनिमम आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए एंड इसके अलावा इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। आप कितना देर सीखने की क्षमता रखते हो। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि कितना देर पढ़ना चाहिए तो मैं 10 से 12 घंटे रेगुलर बेसिस पर पढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे होगा, क्योंकि मुझे इस काम में बड़ा मजा आता है। मैं स्टडी को इंजॉय करता हूं और यही आपको भी करना है। अगर आप इंजॉय करने लग जाओगे, हर टॉपिक के साथ उतना ही प्रेम दिखाना शुरू कर दोगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि पॉलिटी सर इंटरेस्टिंग लगता है, इकोनॉमी बोरिंग लगता है, ज्योग्राफी के मैप समझ में नहीं आते, हिस्ट्री में कथा समझ में नहीं आता। सबको समान क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। प्रत्येक विषय की प्राथमिकता आपको समान तौर पर देनी है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके लिए क्या तरीका होगा। तो प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन बैंक सोल्व करना चाहिए, PYQ आपको तो सोल्व करना है। आप PT का भी सोल्व कीजिए और मेंस का भी सोल्व कीजिए। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमारे साथ बैचेज में जुड़ते हो, BPSC बाला प्लेटफॉर्म पर बैच में जुड़ते हो, तो वहां पे हम क्लासेज में आपको डिटेल्ड एनालिसिस के तौर पर आपको पढ़ाते हैं। तो वहां भी क्लास के बाद आप जाकर के इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने की स्थिति में हो। और इससे आपकी ना एक पूरी जो कह सकते हो कि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होगा। दूसरा, हर 15 दिन पर एक दिन तो ऑफ लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने PCS की तैयारी शुरू कर दिया, UPSC की तैयारी कर दिया तो केवल अपने आप को तैयारी में डाल रहे हो। नहीं, जीवन को भी इंजॉय करना बहुत जरूरी है, जीवन को भी समय देना बहुत जरूरी है। यानी कि हर 15 दिन पर तो आपको एक दिन कंप्लीट ऑफ लेना ही चाहिए। वैसे संडे को थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, लेकिन हर 15 दिन पर एक कंप्लीट ऑफ लीजिए। दोस्तों के साथ मूवी देखने जाइए, आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ आप सिनेमा जाइए, पार्क जाइए, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, गेम प्ले कर लीजिए, यानी कि ताकि आप फिर से माइंड को स्टेबल कर सके, माइंड को रिफ्रेश कर सके। लगातार दिमाग एक ही चीज करते करते वो थक जाता है, तो उसको थोड़ा रिफ्रेश करने की भी बहुत आवश्यकता होता है। ट्रैवल कर लो, अगर मौका मिलता है तो बिहार में ही इतना ज्यादा घूमने की चीजें हैं। प्लान बना लो कि आज कैमूर जाना है, नवादा ककोलत वाटरफॉल देखने जाना है, राजगीर में जू सफारी का आनंद लेना है, इतिहास जो क्लास में पढ़ते हैं उसको जाकर वहां करीब से देखना है। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं ऐतिहासिक और भौगोलिक, आप उन टूर बना लो। बहुत ज़्यादा खर्चा तो होगा नहीं बिहार में आप घूमने जाते हो तो, और इंजॉय करो जर्नी को। तो आपको पूरे सिलेक्शन की जर्नी को इंजॉय करना सीखना होगा, तभी यह तैयारी आपके लिए है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि आपको अपने आप को डेली बेसिस पर अपडेट रखने का। और ये कैसे कर पाओगे, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को मैं देखा हूं कि वो न्यूज़पेपर को अवॉइड करता है, उसको लगता है कि अरे न्यूज़पेपर बोरिंग चीज है, प्रत्येक सुबह उठ करके मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाऊं, अच्छा थोड़े लगता है। पढ़ना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज कंपल्सरी इन नेचर। यू मस्ट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं कि महीने में एक दिन आपको मैगजीन मिल जाएगा, मैगजीन तो हम लोग भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं तो वहां से आपका काम हो जाएगा। नहीं, मैं बोलूंगा मैगजीन तो पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आपको मंथली मैगजीन जो कि PW आपको प्रोवाइड करता है, आपको ये मैगजीन पढ़ना चाहिए। ये बेहतर कंटेंट राइटर और अच्छे टीचर्स के दिशा निर्देशन में तैयार कराया जाता है, ये आपको पढ़ना चाहिए। और ऑनलाइन आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हो ताकि आप खुद को अपडेटेड रख सको। देश दुनिया की खबर आपको होनी चाहिए, उस पर आपकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी केवल किताब रटने की तैयारी नहीं है, सिविल सेवा की तैयारी समझने की तैयारी है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझ विकसित करना है।
क्योंकि हम लोग तो क्लास में आपको कुछ प्रश्न ही रटवा देंगे, लेकिन आप टॉपिक को समझ गए हो, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसे वर्तमान संदर्भों से जोड़कर समझने की क्षमता डेवलप कर लिया है, तो फिर मान लो कि आपकी नैया पार लग गई, आपके बेड़ा पार लग जाएगा। समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट जरूरी है। और अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, आपको प्रीलिम्स के लिए भी मॉक टेस्ट देना चाहिए और मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये आपको न केवल पेपर को समझने में मदद करता है, बल्कि आपके माइंड को भी शार्प बनाता है। तो मैं प्रत्येक विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीटी तैयार कीजिए। जैसे अगर आपका सिलेबस अभी तैयार नहीं हुआ है तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। अगर आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। इसी प्रकार का आप मेंस में भी फॉलो कीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट अगर तैयार है तो फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। हम लोग आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। हमारा पटना में जो शिवपुरी का सेंटर है वहाँ पे मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाया जाता है बीपीएससी वाले छात्रों के लिए, तो ये भी आपको बेनिफिट करने वाला है। ये जरूरी है आपकी इस पूरे वास्ट सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे आखिर प्रश्न आता है कि हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करें? देखो साथियों, मेरी मानो अगर आप बीपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेरी मानो आप 2-3 ऑप्शनल को ही ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करना है और केवल क्वालिफाइंग है। तो हिस्ट्री चूज कर लो, क्योंकि हिस्ट्री आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ते हो। या तो आप पॉलिटी चूज कर लो और या तो आप ज्योग्राफी चूज कर लो। इन तीनों में आप एक ऑप्शनल चूज कर लो। ये नहीं कि मुझे सोशोलॉजी में मजा आता है तो मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल चूज करूंगा। देखो, आपको मजा किस विषय में आता है ये आपकी तैयारी के लिए डिपेंड नहीं करता। आपको तैयारी में रणनीति चाहिए, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, जिसमें अगर लेस टाइम इन्वेस्ट करके मोर आउटपुट निकाला जा सकता है तो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ज्यादा बेहतर है। और मेरी मानो, अगर मेरी दिल की सुनो तो मैं तो कहूंगा कि ये 2 विषय में चूज कर लो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर शायद आप इसलिए कह रहे हो कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है छात्रों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो लगभग टॉपिक्स आप पढ़ रहे होते हो। कुछ टॉपिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो, और हिस्ट्री का तो एक बड़ा सिलेबस, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस आप कवर करते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री केवल आपको यहाँ पे कवर करने की आवश्यकता है। जो 8 या 9 टॉपिक हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, आपका काम हो जाएगा। तो सरल है। इसीलिए ऑप्शनल चूज करने बहुत ही ज्यादा वाइज होना जरूरी है। पुलिस बनोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पूरी बीपीएससी की जर्नी तय करने का सिलेबस और अप्रोच है। इस अप्रोच को आप फॉलो कीजिए तो सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। बाकी जुड़िए हमारे साथ बीपीएससी वाला टीम के साथ, हम आपको बेहतर पढ़ाएंगे और सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। न केवल प्रीलिम्स की परीक्षा बल्कि मेंस की परीक्षा और अंतिम पड़ाव इंटरव्यू की तैयारी भी बीपीएससी वाला की तरफ से बेहतर तौर पर आयोजित कराई जाती है। धन्यवाद साथियों।